Hello dear student, today I will explain you living world. Now first question arises, what is living? Living हम किसे कहते हैं और नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंसेस होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ लिविंग के ऐसे कैरेक्टर फीचर्स को पहचान करने की कोशिश करते हैं जिससे लिविंग और नॉन लिविंग में हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, जो लिविंग का सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब यह लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करता है तो इससे सेम टाइप के दो डॉटर सेल बनती है और इस डॉटर सेल को हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इस डॉटर सेल को क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। और इस पूरे होल प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट में बता सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने ही समान सेम टाइप के डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है जो ऑफ स्पिन के फॉर्म में होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मैं यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हूँ। रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन जो एनिमल प्रोड्यूस करता है, जो लिविंग प्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोडक्शन के ही प्रोसेस से करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक लिविंग का कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन का। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है लिविंग का, सेल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखिए क्या होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होगा कि देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जब वो सेल को बनाती है तो मेनी सेल्स प्रोड्यूस करती है, बनाने का काम करती है, बट वो सेल क्या होता है? सेपरेट होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तो यह सेल्स क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद यह सेल्स क्लस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यह क्लस्टर का फॉर्म एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिस प्रोटीन का नाम होता है कैडहेरिन। इस कैडहेरिन प्रोटीन के द्वारा जो सेपरेटेड सेल थी, यह कुछ समय के बाद एक क्लस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, गुच्छे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्गन को डेवलप करने में होता है, आर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी एक लिविंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। जो नेक्स्ट होता है, मैंने इसको स्टेटमेंट में भी लिखा है, मेनी सेल्स एग्रीगेट फॉर्म क्लस्टर। ढेर सारी सेल्स एग्रीगेट होकर क्लस्टर बनाती है और वही क्लस्टर आगे चलकर आर्गन और आर्गन सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करती है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है ग्रोथ का, लिविंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है ग्रोथ। ग्रोथ का ग्रोथ का मीनिंग ये होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरनली या एक्सटर्नली ग्रोथ शो करता है तो उसका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा और बॉडी इंक्रीज नंबर ऑफ बॉडी मास इसका इंक्रीज होता है। तो ये एक ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ग्रोथ को भी, रिप्रोडक्शन को भी। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है मेटाबॉलिज्म का ही होता है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एनाबोलिज्म बोलते हैं और जो दूसरा होता है केटाबोलिज्म। ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म का हम लोग नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है टू सेपरेट पार्ट में डिवाइड होता है, कंप्लीट होता है, बटा होता है और जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। एनाबोलिक में क्या होता है?
सिंपल यहाँ कंसेप्ट में दे रहा हूँ कि जो सिंपल सब्सटेंस होता है, सिंपल सब्सटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है एनाबॉलिक की मदद से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक बोलते हैं। जो दूसरा होता है कि कैटाबॉलिक को समझने की कोशिश करें। कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है कैटाबॉलिक की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक कहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक ना। लेकिन जब सिंपल कंपाउंड बनता है कैटाबॉलिक की मदद से तो ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है, तो इससे एनर्जी आउटपुट होती है, इससे एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो इसको मैं एक स्टेटमेंट, छोटे से स्टेटमेंट में लिखा हूँ कि सम टोटल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहा है, लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, ये एक्टिविटी मेटाबॉलिक पर डिपेंडेंट है। यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल से यदि हाई हो तो ये सारे फंक्शन अफेक्टेड होगा, लाइक सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन। यदि नॉर्मल मेटाबॉलिक से यदि ये एक्टिविटी इसकी कम हो तो बॉडी में तभी हमारी बॉडी अफेक्ट होगी। तो इस तरह से एक लिविंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेटाबॉलिक का भी होता है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेटाबॉलिक जो होता है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक कौन कौन से एनिमल्स में परफॉर्म होता है, किस तरह से होता है, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगला जो होता है कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फिजिकल हो गया या केमिकल फैक्टर हो गया या बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। और फिजिकल फैक्टर में भी क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है। केमिकल्स में क्या हो सकता है, पीएच हो सकता है, डिफरेंट टाइप के यूरिया वगैरह केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका एंटीबॉडी हो जाएगा, एंजाइम हो जाएंगे और सारा हार्मोन्स हो जाएंगे। ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है। यह एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो यह जब बायोलॉजिकल, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर यह किसी तरह का सिग्नल ऑर्गेनिज्म को देते हैं तो उस सिग्नल को सेंस करके ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पांस जनरेट करता है। उस सिग्नल को सेंस करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है रिस्पांस जनरेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई टू रिस्पांस। या बॉडी के अंदर से स्टिमुलस आ रहा हो या इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आ रहा हो, उसके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करके और रिस्पांस शो कर रहा है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो एक वर्ड में यदि हम लिविंग को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग इज कैरेक्टराइज रिप्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसे हम लिविंग कहते हैं। तो लिविंग की ये डिफिनीशन हो गई। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिविंग को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, उसके कुछ फीचर्स और कैरेक्टर के आधार पर। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है डिफिनेटिव कैटेगरी। डिफिनेटिव कैटेगरी का मतलब ये होता है
कि वो केवल लिविंग के कैरेक्टर को ही डिफाइन कर सके, अदर किसी कैरेक्टर को डिफाइन न कर सके, एक्सेप्ट केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को ही आइडेंटिफाई कर सके। नो एक्सेप्शन, ओनली लिविंग कैरेक्टर, मैं यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ। जो दूसरी कैटेगरी होती है नॉन डिफिनेटिव या नॉन डिफाइंड, मतलब लिविंग के कैरेक्टर को ही न डिफाइन करके नॉन लिविंग के कैरेक्टर को डिफाइन करे, तो उस कैटेगरी को हम लोग नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टर कहते हैं। देखिए, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सके। देखिए, यह एक सिंपल से डायग्राम समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए, ये एक सेल है, लिविंग सेल है। तो लिविंग सेल के अंदर पास में इसके नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर हो और लिविंग का भी कैरेक्टर हो, तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग ना नॉन डिफेक्टिव कैटेगरी में रखने का काम करते हैं, ठीक ना। और जो दूसरी होती है कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, तो ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर को शो करे और किसी कैरेक्टर को शो न करे, तो इसे हम डिफिनेटिव कैरेक्टर में कैटेगराइज करते हैं। कुछ इसके डिफिनेटिव कैरेक्टर को कैटेगराइज करने का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होता है, एक मेटाबॉलिज्म का होता है, जो दूसरा जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो तीसरा होता है कॉन्शियसनेस का होता है। इन तीनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे क्या होता है। जो नॉन डिफिनेटिव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर को लेकर चलने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसे नॉन डिफिनेटिव कैरेक्टर्स में रखते हैं। वो कौन कौन सा कैरेक्टर है? पहला ग्रोथ होता है और दूसरा जो होता है रिप्रोडक्शन का होता है। आइए सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को कैरेक्टर को लेकर चलने का काम करता है, कैसे इसमें पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्रोथ का मेन मोटिव ये होता है, इसका दो ही मेन मोटिव मैक्सिमम होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसका साइज इंक्रीज होता है। साइज के साथ साथ उसका मास इंक्रीज होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो ग्रोथ शो करता है। अब देखिए, लिविंग ग्रोथ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो करता है, तो यह इंटरनल ग्रोथ करता है, इंटरनली ग्रोथ बाय synthesis of glycogen, फैट, प्रोटीन। यह सपोज यह कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसके अंदर ग्लाइकोजन फैट की सिंथेसिस होती है ना इसके शरीर के अंदर, तो यह फैट प्रोटीन ग्लाइकोजन डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही डिपॉजिट होता है, तो इसके बॉडी सरफेस जो होता है फैलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही फैलना स्टार्ट होता है, तो इसका सरफेस जो होता है बढ़ने लगता है, मतलब इसकी बॉडी साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और साइज जब इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका मास भी इंक्रीज होगा। इसका मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। और यह केवल लिविंग में ही अप्लीकेबल है। बट कुछ ऐसे भी ग्रोथ है जो नॉन लिविंग में शो होता है। देखिए, ये एक नॉन लिविंग है और यस नॉन लिविंग में जैसे आप सपोज करिए कुछ भी टेबल रख लीजिए, कापी किताब कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए टेबल ही है, उस पर कुछ भी सामान नहीं रखे हैं और उस पर 10 बुक ला कर रख देंगे, तो उस टेबल का साइज क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इतनी पतली टेबल होती है और इतनी पतली टेबल होती है,
जब इस पर 10 बुक रखेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो पहले जितना वजन लग रहा था टेबल का, अब उतना वजन नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा वजन लगेगा। तो वो भी एक ग्रोथ ही होता है, बट वो कैसा ग्रोथ है? एक्सटर्नल होता है। इसको लॉजिकली समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कभी आंधी तूफान चलता है तो उस आंधी तूफान में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक ना, यह सपोज ये एक माउंटेन है, और ये माउंटेन से जब हवाएं टकराती है तो उस हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वह इसके चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, चारों तरफ इसका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब साइज बढ़ेगा, साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज होने लगता है। साइज जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मास भी क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टकट में इसका मतलब साइज, एम का मतलब मास। और इस यह एरो मैंने ऊपर लगाया है, इसका मतलब इन बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ होगा बढ़ेगा। यदि इसी एरो को मैं नीचे लगा दूंगा, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस होगा वो कम हो रहा होगा। तो यह एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसका साइज बढ़ रहा है, और यह मास, इसका मास भी बढ़ रहा है। तो ये एक ग्रोथ का कंसेप्ट है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ग्रोथ से रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट है, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जो इसी पर इसको बताऊंगा। देखिए, जो ग्रोथ होता है वो प्लांट बॉडी में भी पाया जाता है और एनिमल्स बॉडी में भी पाया जाता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है परमानेंटली होता है। क्यों होता है भाई? ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। प्लांट में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है। इस टिश्यू में परमानेंट लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता ही रहता है। तो यह भी एक ग्रोथ का पार्ट होता है, जो प्लांट में परमानेंट ग्रोथ होता है। जो एनिमल्स में ग्रोथ होता है, आफ्टर सर्टेन आफ्टर सर्टेन टाइम स्टॉप। एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो हमें ग्रोथ से कुछ प्लांट के केस में भी और एनिमल के केस में पता चला कि प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, एनिमल में ग्रोथ कैसा होता है, कब तक होता है, कब तक नहीं होता है, कि भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं जा पा रही है, क्योंकि स्किन इतना स्मूथ है और पेन इसका उतना ही स्मूथली है कि इस पर अच्छे से चल नहीं पा रहा है। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करिए, यही सबसे बेटर ऑप्शन है। मैं अब दूसरे टर्म में ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि ये भी प्लांट और एनिमल के केस में जो ग्रोथ एक्सप्लेन करा वो समझ में आया होगा। जो दूसरा होता है ग्रोथ, यूनिसेलुलर ग्रोथ होता है, और मल्टीसेलुलर ग्रोथ होता है। यूनिसेलुलर ग्रोथ को यूनिसेलुलर जो ग्रोथ होता है यह कंप्लीट ग्रोथ हो लेता है, कंप्लीट ग्रोथ होता है। बट जो मल्टीसेलुलर होता है इनकम्प्लीट ग्रोथ होता है, इनकम्प्लीट ग्रोथ होता है। क्यों होता है, अब इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए। देखिए, यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजर हो गया या किसी भी कारण वजह से इसका बॉडी पार्ट यहाँ से कट के रिमूव हो गया,
और जब रिमूव हो गया तो यहाँ एक बाउल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक ना। तो अब इसको फिल करने की आवश्यकता, इसको कवर करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तब ये प्रॉपर मायने में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो इसको बनाने के लिए जो सेल यहाँ से रिमूव हुई है ना, इसको बनाने के लिए इस सेल की पूरी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इस सेल की पूरी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सपोज यह एक सेल है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, सब लोगों की जानकारी है कि सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सपोज यह एक कोई ऑर्गन हो सकता है, सपोज मैं मानता हूँ लीवर ये ऑर्गन है, ठीक ना। तो अगर यह लीवर का टिश्यू किसी इंजर से या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण से यहाँ से सेल्स रिमूव हो गया है, किसी भी कारण से रिमूव हो गया है, तो अब ये नहीं कि रिमूव हुआ है तो लंग की सेल आकर इसको बना देगी या हार्ट की सेल आकर इसको बनाने का काम कर देगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी सेल को बनाने का काम करे, लीवर का ही सेल बनाएगी, और जब लीवर का सेल आकर इसको, लीवर का सेल कुछ समय के बाद इसको रीजनरेट कर देगी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियल ग्रोथ बोलते हैं। इसकी पूरी सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ही सेल्स इन्वॉल्व हैं, बट लीवर के ही सेल इन्वॉल्व है। ये नहीं कि लंग की सेल आ जाएगी और हार्ट की सेल्स आ जाएंगी, किडनी की सेल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। केवल इसमें पार्टिसिपेट वही करेंगी, लीवर की सेल पार्टिसिपेट करेगी इसको रीजनरेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कंप्लीट सेल को। बट इसमें क्या होता है, पूरी कंप्लीट सेल लग जाती है कटे हुए ऑर्गन को रीजनरेट करने के लिए। तो मुझे आशा है कि ग्रोथ का जो कंसेप्ट है, जो नॉन डिफेक्टिव कैरेक्टर को करेक्टराइज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रोथ को कैसे नॉन डिफेक्टिव में रखे हुए हैं, आप लोग समझने की कोशिश जरूर अच्छे से करिएगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये केवल लिविंग का ही करेक्टर होता है। बट कुछ ऐसे भी लिविंग है, जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग होते हुए भी नॉन लिविंग के कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो हम बताइए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिविंग डिफिनेटिव में कि नॉन डिफिनेटिव में। जाहिर सी बात है इसको हम लोग नॉन डिफिनेटिव कैरेक्टर्स में रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि लिविंग होते हुए कुछ नॉन लिविंग के कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो इसलिए इस कैरेक्टर को हम लोग किस में रखेंगे, नॉन डिफिनेटिव कैरेक्टर्स में रखेंगे, ठीक ना। तो ये एक रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट हो गया। उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। जो रिप्रोडक्शन करेगा वो आप स्पिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना, और जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक ना, वो आप स्पिन को नहीं बनाएगा। और जब वो आप स्पिन को नहीं बनाएगा, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, म्यूल होता है, वर्कर्स भी हो सकती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन हो सकते हैं, ठीक ना।
ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट है क्या, लिविंग ही है। तो इसलिए इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग किस में रखते हैं, नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टर्स में रखते हैं। आइए नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेटिव कैरेक्टर्स को। डेफिनेटिव नॉन डेफिनेटिव का मतलब ना कि परिभाषित करना और परिभाषित न करना। जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है, एकदम प्योरली लिविंग के कैरेक्टर को यही परिभाषित करेगा, यही डिफाइंड करेगा। रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये लिविंग के कैरेक्टर को डिफाइंड बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि तो नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर इसमें पाया जा रहा है ना। इसलिए इसको एक्सक्लूसिवली हम इसमें लिविंग का ही कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, इसमें नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर शो हो रहा है। इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिफाइंड और अनडिफाइंड या डिफिनेटिव या नॉन डिफिनेटिव कैटेगरी में रखा गया। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को जो भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है वो दो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। एक कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, जो दूसरा प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म का होता है। सिंपल से लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। एनाबॉलिक का जो प्रोसेस होता है यह डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। इसमें एनर्जी कैटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होती है इससे एनर्जी रिलीज होती है। देखिए सिंपल से डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। यह एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक ना। यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सी से कॉम्प्लेक्स, ए से सब्सटेंस समझने की कोशिश करेगा। एक बार इसको मैं लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करता है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेता है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेने के बाद उस सब्सटेंस को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जिस प्रोसेस से करता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है। जैसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, इससे एनर्जी आउटपुट होती है। एनर्जी क्या होती है, आउटपुट होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सिंपल से वर्ड में बोलना है कि मेटाबॉलिक जो होता है दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक कैटाबॉलिक होता है और एक एनाबॉलिक होता है। जब कैटाबॉलिक की प्रोसेस होता है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेता है, तो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन स्टार्ट होता है उसमें, तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे एनर्जी आउटपुट, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद इसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज होता है। तो यह एक कैटाबॉलिक का कंसेप्ट हुआ। एनाबॉलिक का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका रिवर्स, इसका ठीक रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख रहा हूँ, सिंपल सब्सटेंस होता है। जब एनाबॉलिक की प्रोसेस होती है इस सिंपल सब्सटेंस में, जब एनाबॉलिक की प्रोसेस होती है तो यह एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदल जाता है। तो जब यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदलता है ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या होती है,
एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कैसे डिफरेंशिएट होता है। देखिए, हम एनाबॉलिक को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि इसमें एनर्जी स्टोर होगी, इससे एनर्जी बिखरेगा नहीं, इसमें एनर्जी स्टोर होगा। और वो कैसे होगा, देखिए इसको समझने की कोशिश। देखिए, यह एक सिंपल कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 होता है और H2O होता है। जब क्लोरोफिल A है और लाइट, तो यह इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब इस पर लाइट, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी है। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है C6H12O6 स्टार्च का सिंथेसिस करता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया और एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो गया। और जिस प्रोसेस के द्वारा होता है CO2 और H2O लाइट क्लोरोफिल मिलकर, ये जिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस शो करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो कोई भी यदि आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, तो अब ये नहीं बताना है कि सेल्फ अपना प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, ऐसा नहीं बोलना है। आप लोग को ये बोलना है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर CO2 होता है, H2O होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर स्टार्च बना हुआ है। और देखिए इसमें CO2 होता है ना, CO2 का रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। और H2O का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यदि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो, रिडक्शन की प्रोसेस हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, एनाबॉलिक का कंसेप्ट। एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होता है। यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करता है, और यह इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, स्टार्च होता है। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब सिंथेसाइज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब डिस्टर्ब मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब इससे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, इससे एनर्जी क्या होगा, इससे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। बट एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में एनर्जी स्टोर हो रहा था,
इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ठीक इसका उल्टा ही है, रिवर्स है। देखिए यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो यह CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी 686 किलो कैलोरी रिलीज एनर्जी होती है। तो देखिए यह इनऑर्गेनिक, ठीक एनाबॉलिक का रिवर्स होता है कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर हमने स्टार्च को लिया। स्टार्च जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से इसका ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में रिलीज होता है, तो हमें एनर्जी मिल रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। क्यों कैटाबॉलिज्म भाई, कि यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, वो टूटता है, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब आइए हमें अब मेन पॉइंट पर जाना है कि क्यों यह लिविंग और नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग में नहीं होता है, क्यों लिविंग में हो रहा है, इसको अब समझने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ और इस टेस्ट ट्यूब में H2O, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, CO2, लाइट, मिनरल, ये सब मैंने ऐड करा, ये सब मैंने ऐड करा। जब ऐड कर दिए तो कुछ समय के बाद देखें कि इसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब जो होता है नॉन लिविंग होता है। लेकिन यही सारा जो कंपोनेंट यहाँ इसमें मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला है, इसको मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाकर डाल दिया, तो यह लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सारे कंपोनेंट को मिलाकर स्टार्च का सिंथेसिस कर दिया। क्योंकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास उस तरह की मशीनरी है, उस तरह की एक्टिविटी है कि इस कंपोनेंट को यूज करके यह लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्च की सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी तरह की एक्टिविटी या किसी तरह की मशीनरी डेवलप नहीं है कि इस कंपोनेंट को यूज करने के बाद स्टार्च बना सके। इसलिए ये एक्सक्लूसिवली केवल लिविंग का ही पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म। समझ में, सेम ऐसे प्लांट का मैंने केस लिया कि प्लांट लिव, अगर प्लांट में कंपोनेंट रख देंगे प्लांट सेल में तो यह प्लांट सेल स्टार्च को सिंथेसिस कर सकता है। ठीक ना, तो यह एक मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट हो गया। अब इसी को हम समझते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, अब हम समझेंगे। हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ना सेल फ्री, सेल फ्री सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अगर बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन विट्रो कल्चर करते हैं और उसमें किसी तरह का टेस्ट करते हैं तो उस तरह के प्रोसेस को हम सेल फ्री सिस्टम या सेल फ्री कल्चर कहते हैं। लेकिन मैंने ये कंसेप्ट समझाने के लिए इस लिविंग को मैंने यहाँ पर ऐड करा है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो होता है नॉन लिविंग होता है और लिविंग सेल में यही कंपोनेंट डाल देते हैं तो स्टार्च की सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, तो आप लोग को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इस चैप्टर को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ।
देखिए इतने से समझाने में मैं कोशिश करता हूँ, इतने से पार्ट में कॉन्शियसनेस क्या होता है। देखिए यह एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। इस ऑर्गेनिज्म को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अब देखिए फिजिकल्स में क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है। केमिकल्स में क्या हो सकता है, पीएच हो सकता है, यूरिया ले लीजिए। बायोलॉजिकल में क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। इसमें से किसी तरह का एक्टिविटी अगर हम सेल के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक ना, तो इनमें से किसी के एक्टिविटी को, ठीक ना, सेंस करके यह लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, सेंस करके और रिस्पांस जनरेट करता है ना, रिस्पांस जनरेट करता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्शियसनेस का मतलब संवेदनशील, कि किसी तरह की स्टिमुलस हो, बाहर से हो, अंदर से हो, ठीक ना, अगर वो हमारे बॉडी पर आ रहा है तो उसके प्रति हमारी बॉडी सेंस करके उसके प्रति रिस्पांस दे रहे, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे। आइए हम नॉन लिविंग में इस कॉन्सेप्ट को चेक करके देखते हैं। सपोज यह एक नॉन लिविंग मैटर है, ठीक ना। मैंने फिजिकल ट्रीटमेंट दिया, मैंने केमिकल ट्रीटमेंट दिया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया, इसमें किसी तरह की एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली, ठीक ना। जब किसी तरह की एक्टिविटी देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो हम एकदम जाहिर सी बात है, पता चल गई कि यह लिविंग नहीं हो सकता, ये केवल नॉन लिविंग है। क्योंकि अगर लिविंग होता तो जरूर एक्टिविटी इसके अंदर होती, लेकिन इसके अंदर एक्टिविटी नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नॉन लिविंग के कैरेक्टर को शो कर रहा है। और जो लिविंग होगा वह फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो रिस्पांस दे रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इसको हम लोग डिफिनेटिव में रखते हैं और क्यों नॉन डिफिनेटिव में नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, आप लोग इसको देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पर लोग समझने की कोशिश कर, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। देखिए यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लंग है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। ये चारों, ये फंक्शनल है, प्रॉपर मैनर में काम कर रहा है। बस इस ऑर्गेनिज्म का जो है ना, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। इस ऑर्गेनिज्म का ब्रेन काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है इतना कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का लंग, हार्ट, लीवर, किडनी सारा प्रॉपर अंग काम कर रहा है, बस एक एक्सेप्ट ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म को केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उस इस केमिकल के प्रति, फिजिकल ट्रीटमेंट के प्रति, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के प्रति कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो खुद से सोचना है, आप लोग बताइएगा इसको नॉन लिविंग बोलेंगे कि लिविंग बोलेंगे। अगर नॉन लिविंग बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे नॉन लिविंग, और लिविंग बोलेंगे तो क्यों लिविंग बोलेंगे। एक मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। देखिए पर्सन जो कोमा में होता है, जो व्यक्ति एक्सीडेंटल के कारण या किसी कारण जैसे पर्सन, पेशेंट जो होता है, मरीज जो होता है, कोमा में चला जाता है, वो केमिकल के प्रति या किसी भी तरह की एक्टिविटी को शो नहीं करता है। जब वो किसी भी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाता है, ठीक ना, तो अभी हमने बताया कि वो रिस्पांस करेगा तो लिविंग, और रिस्पांस नहीं करेगा तो नॉन लिविंग होगा। तो जाहिर सी बात आप लोग को माइंड में आएगा कि जब ये रिस्पांस कर ही नहीं रहा है, तो हम इसको तो नॉन लिविंग मानेंगे।
नॉन लिविंग मानेंगे, बट ऐसा नहीं है, इसको नॉन लिविंग नहीं मानेंगे, इसको लिविंग मानेंगे। बस आप लोग को सोचना है कि क्यों लिविंग मानेंगे। ये सारा प्रॉपर अंग काम कर रहा है एक्सेप्ट ब्रेन के अलावा, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बट सारा प्रॉपर काम कर रहा है, सेंसिंग इसके काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कंसेप्ट के हिसाब से आप लोग को आंसर आना चाहिए कि यह नॉन लिविंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लिविंग होता है। तो आप लोग सोच कर और कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि कैसे लिविंग होगा, ठीक ना। अच्छा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनिमल डाइवर्सिटी के साथ।